नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का तरंग गति तथा ध्वनि वेव्स मोशन एंड साउंड का भाग 1 है। भाग 1 है दोस्तों। भाग 1 में हमने लगभग 30 क्वेश्चन इंक्लूड किया। इसके बाद भाग टू में दोस्तों वहाँ पे भी लगभग 30+ क्वेश्चन आपके होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है, इसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अभी तो फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, इसके बाद उसके बाद बायोलॉजी चलेगा। तो दोस्तों टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को ले चल रहे हैं। अगर आपने तैयारी की है, आपने साइंस पढ़ा है, तो मेरे टेस्ट को दीजिए। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर है, क्योंकि टॉपिक वाइज है दोस्तों। तो ये सभी एग्जाम के लिए, खासकर आपका जो रेलवे है NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को, टेस्ट को आप देते रहिए। सीरीज, जितने भी सीरीज आते हैं टेस्ट के, आप देते रहिए लगातार। और आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दिए और लोगों को अपने परिवार JR स्टडी परिवार से जोड़िए, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। तो अभी जो चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई बेल को भी आप दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो शेयर कर दीजिए। और दोस्तों ये पार्ट 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन है, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम या इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए दिया जाता है और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो छोड़िए, अगर नहीं पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपका। कम से कम इस चैप्टर का जो जितना भी क्वेश्चन है आपका तैयार तो हो जाएगा। अगर तैयार है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है अगर आप सुन रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी माइंड में घट करता है, बहुत जल्दी बैठ जाता है और आसानी से आपको कभी भी आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और लास्ट तक अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप बताइएगा कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। आवृत्ति का जो मात्रक है वह क्या है दोस्तों, हर्ट्ज, मीटर या सेकेंड। तो हर्ट्ज जो होता है, मीटर जो होता है वह समय का होता है मात्रक, और जो मीटर जो है दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का। और जो समय जो है वह सेकंड जो है समय का मात्रक होता है। और आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति के बारे में आवृत्ति क्या है दोस्तों, आवृत्ति के बारे में जानते हैं। आवृत्ति तो वह है जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति की जो मात्रक होती है दोस्तों वह हर्ट्ज जो होती है, आपको पता ही है, अभी ऑप्शन में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं पहले क्वेश्चन में ही। अब देखिए, यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है। किन गुणों के प्रभाव से होता है, जड़त्व व प्रत्यास्थता। तो यहाँ पे ऑप्शन में है दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A व B। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे कहलाती कौन सी हैं, यांत्रिक तरंगे इनके बारे में हम जानते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है अनुप्रस्थ है और दूसरा जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वह काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति या आवर्तकाल। तो तरंग दैर्ध्य है। अब आयाम क्या होता है, आयाम के बारे में जान लेते हैं। आवृत्ति के बारे में अभी हमने आपको बताया है, तो आवृत्ति के बारे में आप बताने की आवश्यकता नहीं। तो आयाम के बारे में हम जान लेते हैं, आयाम होता क्या है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर। आवृत्ति के बारे में भी हमने बताया, आयाम और आवर्तकाल आप जान लीजिए।
आयाम क्या होते हैं दोस्तों? किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों को उनके मध्य स्थित से किसी एक और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। आवृत्त क्या कहलाती है दोस्तों? आवृत्त काल क्या कहलाता है? आवर्त काल, सॉरी दोस्तों, आवर्त काल क्या कहलाता है? तरंग के मार्ग के माध्यम के कणों के एक दोलन के समय, सॉरी, कणों के एक दोलन के समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। इसे आवर्त काल को किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? आवर्त काल को टी से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, आवर्त काल का जो मात्रक होता है दोस्तों, वह क्या होता है? वह समय होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समय होता है, टी होता है, टी मीन्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कौन सी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या ए व बी दोनों? तो कौन सी होती है? अभी हमने आपको बताया यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की? तो ये दो प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे जान लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? क्वेश्चन आगे आएगा, उसके बारे में भी हम जान लेंगे, पहले से जान लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखी गति करते हैं, मतलब जो कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुप्रस्थ तरंगों का जो उदाहरण है, जैसे प्रकाश तरंगे हैं दोस्तों, और उसके बाद आपका है भूकंपीय तरंगे, यश तरंगे, ये सब क्या? यश वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, ये सब क्या है? आपके अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों को हम जान लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? इसका डिफिनीशन हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका उदाहरण जान लेते हैं। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे व पी तरंगे। तो दोस्तों आपको अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्ध्य तरंगे भी पता हो गई, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी आपका एक बच गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्या होती है? इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी सॉल्व कर लेंगे। अब से विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, वही क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऐसी तरंगे जो निर्वात में बिना किसी भौतिक माध्यम के, मतलब भौतिक माध्यम के निर्वात में भी वह क्या होती हैं? संचरण चल सकती हैं, वही क्या होती है? चुंबकीय तरंगे होती हैं। ध्यान दीजिए। अब आपका यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न तथा विरलनों में संचरित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सभी जो ऑप्शन हैं वह सही है। ये भी सही है आपका, सॉरी ये भी सही है आपका, ये भी सही है, सही। जब तीनों सही हैं तो आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव क्या कहलाती हैं? आपकी प्रकाश तरंगे कहलाती हैं, भूकंप तरंगे, डोरी युक्त तरंगे। ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण जैसे है प्रकाश तरंगे, अभी हमने आपको बताया, भूकंपी एस तरंगे अभी हमने आपको बताया, लाइट वेव, सही है सब चीज़ें। और डोरी युक्त तरंगे जो है ये सब क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने बताया कि यह निर्वात में जो तरंगे चलती हैं वही क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में भी हमने जान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये निर्वात में संचरण कर सकती हैं? नहीं, गलत है।
चुंबकीय तरंगें जो है निर्वात में संचरण करती हैं, ध्यान दीजिएगा। संचरण हेतु भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सही है आपका, मतलब जो आपका ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए आप। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? अपश्रव्य तरंगे होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, और जो होती हैं दूसरा जो होती हैं श्रव्य तरंगे होती हैं जिनको बोलते हैं हम सोनिक वेव्स। पहला अपश्रव्य इंफ्रासोनिक वेव्स, श्रव्य सोनिक वेव्स, और जो तीसरा है आपका, पहला दूसरा हो गया, और जो तीसरा है वह है आपका प्रसरव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखिए जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी क्षमता क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। या क्या मापने में? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब उदाहरण है उसके। और श्रव्य तरंगों में दूसरे में जो श्रव्य तरंगे हैं वो क्या होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती हैं। मनुष्य और जानवर जो है, मनुष्य और जानवर व बांसुरी, इन तीनों मनुष्य और जानवर जो होते हैं इन सब की आवाज़ों में इतना होता है। प्रसरव्य तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, पर प्रसरव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इसमें का। अब देखिए ये आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। अभी हमने आपको बताया अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अभी हमने सभी चीजें आपको बता दी हैं। ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड से उत्पन्न तरंगे हैं। अभी इसका मैंने उदाहरण बताया ध्वनि तरंगों में, पहला ही है आपका क्या? प्रसरव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स की वजह से क्या होता है? भूस्खलन, उल्कापिंड, ये सब चीजें यहीं पे क्या होती हैं? ये सब तरंगे क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अपश्रव्य तरंगे, यहाँ पे अपश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड, ये तो आपका हो गया अपश्रव्य तरंगे, हो गया, डबल बार आ गया है, प्रिंट हो गया। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अभी श्रव्य तरंगों की भी आवृत्ति हमने आपको बताया था, क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसरव्य ध्वनि तरंगे जितनी आवृत्ति की, प्रसरव्य तरंगे कितनी आवृत्ति की होती हैं? आपको पता है, अभी हमने आपको बताया 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्यान दीजिएगा, सी वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 हर्ट्ज से कम क्या होती हैं? अपश्रव्य तरंगे होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रसरव्य तरंगे। ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसरव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी सुनी जा सकती हैं, कभी नहीं। अभी हमने आपको बताया प्रसरव्य तरंगे जो हैं वह मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। मनुष्य द्वारा प्रसरव्य तरंगे नहीं सुनी जाती हैं। या किसके द्वारा सुनी जाती हैं? जैसे बंदर, डॉल्फिन, मछली, बिल्ली, कुत्ते एवं चमगादड़ द्वारा क्या होता है? प्रसरव्य तरंगों को सुना जा सकता है, बट मनुष्यों द्वारा यह नहीं सुना जा सकता है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रसरव्य तरंगों के लिए सत्य है? देखिए, प्रसरव्य तरंगों के लिए कौन सा सत्य है? इन तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंग दैर्घ्य कम होता है। बहुत सही है, ये ऑप्शन सही है, पहला भी सही है। अब देखिए दूसरा क्या दिया है? इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। बिल्कुल सही है। सोनार प्रणाली मतलब इसके द्वारा, ये सोनार प्रणाली क्या है? सोनार एक यंत्र है जिसके द्वारा प्रसरव्य तरंगें निकलती हैं। इसके द्वारा हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं, तथा या कोई जहाज जैसे डूब गई है या फिर कोई पनडुब्बी पानी के नीचे जा रही है तो हम सोनार के द्वारा उसका पता लगा लेते हैं। तो और क्या है?
थर्ड वाला क्या है, बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। अभी हमने आपको इन सब का उदाहरण दिया था, तो ये भी सही है। मतलब आपका जो ऑप्शन सही होता है उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? किसने बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने उत्पन्न किया था परश्रव्य तरंगों को सीटी बजा के। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंग है। कौन सी तरंग है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है। कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? प्रश्रव्य तरंगे यूज की जाती हैं। प्रश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। अभी हमने इसको उदाहरण पूरा बताया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि मंद या तीव्र सुनाई पड़ती है। किसके कारण ध्वनि तीव्र व धीमी सुनाई देती है? प्रबलता के कारण। प्रबलता के कारण क्या होता है? ध्वनि क्या होती है? तीव्र व मंद धीमी सुनाई देती है। अब ये क्या होता है? अब यहाँ पे प्रबलता जब आ ही गया है तो प्रबलता के बारे में हम जान लेते हैं। प्रबलता होता क्या है? तो देखिए, प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। इसे क्या करते हैं? इसे हम डेसिबल से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे तारत्व आ गया। तारत्व का मतलब क्या है? तारत्व का भी हम देख लेते हैं। तारत्व सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है। मतलब यहाँ जैसे संगीत सुनी जाती है तो उसमें यहाँ वेव्स निकलती हैं जो उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे उनकी आवाज़ तेज धीमी उसके ऊपर निर्भर करती है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही ऊंचा होगा, और जितनी ध्वनि की आवाज़ जितनी धीमी होगी तारत्व उतना कम होगा। अब देखिए गुणवत्ता क्या होता है। अब यहाँ पे तारत्व के बारे में हमने जान ली, तीव्रता तो आप जानते हैं, प्रबलता के बारे में आप जान ले, गुणता के बारे में हम जान लेते हैं। गुणता संगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है। ये भी संगीतिक स्वर से ही है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचानना जा सकता है। समझ गए दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे कई क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है चमगादड़? ध्यान दीजिएगा, 20,000 हर्ट्ज तक। मैंने बोला ना यहाँ पे दोस्तों 20,000 से अधिक यहाँ पे क्या दिया गया है? चमगादड़ सुन सकते हैं। अभी हमने आपको बताया प्रश्रव्य तरंगे जो होती हैं वह कौन निकालता है? चमगादड़ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 20,000 कहाँ गया? 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको बताया ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है वह है डेसिबल। अभी इसके पहले हमने आपको बता दिया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। अब देखिए, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पे? प्रबलता पर, तरंगदैर्घ्य पर व आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे तेज धीमी, जैसे ध्वनि तेज है तो तारत्व कम होगा, जैसे आवृत्ति आवाज़ धीमी है तो क्या होगा? तारत्व कम होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की होती है। देखिए कहां तक सुनाई देता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। क्यों होती है? कभी आपने सोचा क्यों होती है? बताइए। ये तीव्रता के कारण होती है। किसके कारण? तीव्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है, मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कौन सी है? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तथा उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है। अभी हमने आपको इसको अच्छे से इसकी डिफिनीशन भी बताई थी। किसके कारण? गुणता के कारण। केवल ध्वनि की गुणता के कारण ही हम दो ध्वनियों को आपस में हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 100 डेसिबल का रॉ नॉइस या आवाज का प्रबलता स्तर संगत होगा। सामान्य आवाज सुनाई भर देने वाली आवाज से, शोर शराबे वाली गली की आवाज से, या यंत्र कारखाने के शोर से, यंत्र कारखाने के शोर से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका भाग 1 जो है वह कंप्लीट होता है। किसका? तरंग गति तथा ध्वनि का भाग 1 आज समाप्त हो गया, भाग 1 खत्म। अब भाग 2 जो है, अब इसके नेक्स्ट टेस्ट में मतलब मॉक टेस्ट 6 में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसका जो है कमेंट करके बताइए कि इस जो मैंने टेस्ट लिए ये आपको अच्छा लगा, या इसमें से कितने क्वेश्चन है जितने आपने अटेंड किए, या आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए होगी तो आप बताइएगा, इसका PDF मैंने इसके आंसर के साथ मैंने दे दिया है। अगर आप कहेंगे तो PDF भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।